दोस्तों जब दो कथन को अलग अलग करके दिखाना होता है तो वहां पर विराम का प्रयोग होता है। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से और एक नए क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विराम चिन्हों के बारे में, समझेंगे क्या होते हैं विराम चिन्ह, कितने प्रकार के होते हैं विराम चिन्ह और इन विराम चिन्हों का प्रयोग कहां पर होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। विराम चिन्ह दोस्तों, विराम का मतलब होता है रुकना या ठहराव। दोस्तों जिस प्रकार हम लोग कार्य करते हैं और कार्य करते समय बीच बीच में रुकते हैं, कभी थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए, कभी थोड़ा कम टाइम के लिए और कभी उससे भी थोड़ा कम टाइम के लिए, ठीक उसी प्रकार जब हम लोग लेखन कार्य करते हैं, यानी कि लिखने का कार्य करते हैं, तो उसी प्रकार हम लोग कभी थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए, कभी थोड़ा कम और कभी उससे कम टाइम के लिए रुकते हैं। तो दोस्तों हम लोग समझते हैं विराम चिन्ह। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 मानते हैं। पहला चीज, विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना, यानी कि विराम का अर्थ ठहराव या रुकना। जिस तरह कार्य करते समय बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में विराम की आवश्यकता होती है। यानी जैसे काम में रुकने की आवश्यकता होती है, लेखन में भी रुकने की आवश्यकता होती है। श्री कामता प्रसाद गुरु विराम चिन्हों की संख्या 20 मानते हैं। जो श्री कामता प्रसाद गुरु हैं, जिन्होंने व्याकरण लिखने का कार्य किया था, वह विराम चिन्हों की संख्या को 20 मानते हैं। कि वह कहते हैं क्या विराम चिन्हों की जो संख्या वह 20 है। लेकिन दोस्तों कामता प्रसाद गुरु जो हैं, वह विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वह कहते हैं कि जो विराम चिन्ह है ये अंग्रेजी से लिए गए हैं। केवल एक विराम चिन्ह को छोड़कर, जिसका नाम है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्हों को कामता प्रसाद गुरु अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हम लोग विराम चिन्हों के प्रकार को देखते हैं। पहला आता है अल्प विराम। अभी हम लोग समझेंगे अल्प विराम का प्रयोग कब होगा, पूर्ण विराम का कब होगा, अर्ध विराम कब होगा, निर्देशक चिन्ह का कब होगा, योजक चिन्ह का कब होगा। इनमें से जो विराम चिन्ह एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सभी 20 के नहीं, 7-8 विराम चिन्हों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का जो सिंबल है वो ऐसे है, एक बार ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं, विराम चिन्ह का सिंबल यहाँ लिखा हुआ है, यह विराम चिन्ह का सिंबल। और दूसरा है अर्ध विराम। दोस्तों अर्ध विराम का है अल्प विराम की तरह है, लेकिन ऊपर एक बिंदी रहता है। अभी सीखेंगे अल्प विराम कहाँ लगता है और अर्ध विराम। फिर आता है तीसरा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का जो चिन्ह है वो एक खड़ी पाई है। फिर चौथा आता है प्रश्न चिन्ह, यानी कि जब हम लोग प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा लगे कि लिखने में कि हम लोग प्रश्न पूछा गया है, तो हम लोग लगाते हैं ये चिन्ह, तिरछा हंसुआ की तरह रहता है ये चिन्ह। फिर है पांचवा विस्मयादि सूचक या आश्चर्य। जब आश्चर्य वाली बात हो तो वहां पर लगता है विस्मयादि सूचक चिन्ह, या किसी को संबोधित करते समय या बुलाते समय तो यहाँ पर लगता है। अभी हम लोग समझेंगे कहां पर लगता है। आश्चर्य सूचक का यानी कि विस्मयादि सूचक चिन्ह का ही दूसरा नाम है आश्चर्य सूचक। इसको हम लोग खड़ी पाई और फिर नीचे एक बिंदी रखते हैं। फिर उसके बाद है निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह और सामासिक चिन्ह। दोस्तों निर्देशक चिन्ह को ही संयोजक चिन्ह, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। इसको आता है एक थोड़ा लंबा पाई होता है, इसका जो पाई होता है थोड़ा लंबा होता है। योजक चिन्ह में भी होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है। फिर आता है कोष्टक। दोस्तों कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। पहला छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मझला कोष्टक। इसको भी एक प्रकार का चिन्ह मानते हैं कामता प्रसाद गुरु जी।
फिर है आठवां अवतरण या उद्धरण चिन्ह। जिसे अवतरण या उद्धरण चिन्ह जब स्पेशल कुछ लिखना होता है तो वहां पर लगाते हैं, एक इस प्रकार का लगाते हैं चिन्ह, यह है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। फिर आता है विसर्ग। विसर्ग में दोस्तों दो बिंदी रहता है, इसे हा पढ़ा जाता है। फिर आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह दोस्तों इस तरह दो बिंदी रहता है और फिर एक पाई रहता है, इसे कहते हैं विवरण चिन्ह। फिर एक 11वां है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह में इस प्रकार के दो इधर और दो इधर रहता है। फिर आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह में जीरो की तरह रहता है, इसे जीरो की तरह बना दिया होता है लाघव चिन्ह। फिर इसके बाद लोभ चिन्ह। लोभ चिन्ह दो प्रकार होता है, एक बिंदी भी होता है या फिर प्लस प्लस। फिर तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह। तो हम लोग जब छंद पढ़ते हैं और छंद जब मात्राओं को गिनते हैं और जब जो दीर्घ मात्राएं रहती हैं उनको हम लोग उस पर इस तरह से लिखते हैं, ये होता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। फिर इसके बाद आता है पाद बिंदु। पाद बिंदु है जब जैसे मैथ में डिवाइड होता है वैसे हिंदी में पाद बिंदु होता है। फिर आता है हंस पद। हंस पद को दोस्तों त्रुटि सूचक भी कहते हैं। मान लो कहीं पर गलती हो गई, यहाँ पर कोई चीज छोड़ दिए, मान लो यहाँ पर का छोड़ दिए तो यहाँ पर इस लगा के लिख लेते हैं का, ऐसे करके, या फिर ऐसे ऊपर करके लिख लेते हैं का। यह होता है हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह। इसको एकदम कैप की तरह बनाते हैं हंस पद, इसे त्रुटि सूचक चिन्ह भी कहते हैं। फिर आता है टीका सूचक चिन्ह। जैसे कोई पर मार्क करना है, टीका करना है किसी को पर, तो वहां पर लगा देते हैं, या ऐसे कर लें या ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। फिर तुल्यता सूचक। तुल्यता मतलब होता है जब हम लोग तुलना करते हैं, तो जैसे मैथ में इक्वल टू होता है उसी प्रकार हिंदी में तुल्यता सूचक चिन्ह होता है। फिर आता है इसके बाद समाप्ति सूचक चिन्ह। दोस्तों किसी जब वाक्य को क्या समाप्ति दिखाता है, क्या समाप्त हो गया, तो या तो ऐसे लिख देते हैं या ऐसे ऐसे करके दर्शा देते हैं, यह होता है समाप्ति सूचक चिन्ह। इसके बाद होता है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह होता है एक छोटा सा बिंदी, इसे कहते हैं पाद चिन्ह। तो दोस्तों ये थे 20 चिन्ह कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। कौन कौन से? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयाद या आश्चर्य चिन्ह, निर्देशक संयोजक या समासिक चिन्ह, कोष्टक अवतरण चिन्ह, विसर्ग और विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोभ चिन्ह, दीर्घ चिन्ह, पाद चिन्ह, हंस टीका और सूचक, टीका सूचक, तुल्यता सूचक, समाप्ति सूचक या पाद चिन्ह। तो ये हो गए 20 प्रकार के चिन्ह। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं पूर्ण विराम चिन्ह के बारे में। कहाँ होता है इसका प्रयोग? पूर्ण विराम, इसका चिन्ह होता है एक खड़ी पाई। जब वाक्य पूरा हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। दोस्तों जैसे कोई वाक्य लिख रहे हैं, अगर वह वाक्य पूरा हो गया तो उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे इसमें है, नीरज ने धीरज से पूछा कल तुम कहाँ गए थे। तो ये जो वाक्य है ये पूरा हो गया। जब वाक्य पूरा हो गया तो यहाँ पर लगा दिया गया पूर्ण विराम। तो इसका हम लोग प्रयोग देखते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। पहला प्रयोग है विस्मयादि बोधक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर। दोस्तों ये चीज है, जो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं और प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं, इन दोनों वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे है, मैं आजकल रोज पढ़ता हूं। तो यहाँ पर क्या हो गया, वाक्य पूरा हो गया। जब वाक्य पूरा हो गया तो यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया गया। फिर दूसरा आता है अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में। जो दोस्तों अप्रत्यक्ष प्रश्न होते हैं, मतलब जो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, जो इनडायरेक्ट प्रश्न होते हैं,
उसमें लगाया जाता है पूर्ण विराम। जैसे नीरज ने धीरज से कहा, यानी कि हमने उससे नहीं कहा, वो हमसे कहा। नीरज ने धीरज से कहा, यानी कि कोई व्यक्ति है बताने वाला कि नीरज ने धीरज से कहा, नीरज ने धीरज से पूछा कल तुम कहाँ गए थे। यानी कि नीरज ने किससे पूछा? धीरज से पूछा। उसमें हमारा और किसी का रोल नहीं है। तो नीरज ने क्या किया? धीरज से पूछा कल तुम कहाँ गए थे। तो दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है, तो जब प्रश्न पूछ रहा है तो यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह लगना चाहिए, ये वाला चिन्ह, लेकिन यहाँ ये नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा पूर्ण विराम, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न नहीं है, इनडायरेक्ट प्रश्न है। अगर कहते हैं कि हम पूछे तुम कहाँ गए थे, तो इसमें लग जाता है प्रश्न सूचक, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे हैं। जबकि क्या नीरज पूछ रहा है धीरज से, यानी कि कोई दूसरा बता रहा है किसी से कि नीरज ने धीरज से पूछा कोई बात, यानी कि इसमें कोई तीसरा व्यक्ति है जो किसी से बता रहा है कि नीरज ने धीरज से पूछा कि कल तुम कहाँ गए थे, तो यहाँ पर लगेगा पूर्ण विराम। अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछा था कि कल तुम कहाँ गए थे, तो यहाँ पर लगता प्रश्न सूचक चिन्ह। जैसे कि इसमें समझते हैं, ए कोई व्यक्ति है ए कोई व्यक्ति है बी, ए ने बी से पूछा, ए ने बी से पूछा तुम कहाँ गए थे। तो एक व्यक्ति है ए, ये इस व्यक्ति से कह रहा कि ए ने बी से पूछा, जो ए वाला व्यक्ति है, मान लो सी व्यक्ति या डी व्यक्ति है, सी डी से बता रहा है कि ए ने बी से पूछा कल तुम कहाँ गए थे, यानी कि ए इससे पूछा कल तुम कहाँ गए थे, तो ए इससे डायरेक्ट पूछ रहा है। लेकिन जब ए इससे बता रहा है तो ये क्या इनडायरेक्ट बात होगी, कि ए इससे बता रहा है, इनडायरेक्ट हो गया कि ए ने बी से पूछा तुम कहाँ गए थे, तो ये क्या इनडायरेक्ट प्रश्न हो गया। यानी कि अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। फिर आता है कविता में छंद चरण। तो हम लोग जो कविता लिखते हैं जिसमें छंद चरण आते हैं, तो कहीं पर एक पाई और कहीं पर डबल पाई लगाते हैं। तो दोस्तों कविता में छंदों के अंत में जो छंद वाले चरण होते हैं उनके अंत में प्रयोग होता है। तो पहले 3 जगह विस्मयादि और प्रश्न सूचक शब्दों के छोड़कर बाकी सभी वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। फिर दूसरा हो गया अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में, जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके अंत में भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। फिर तीसरा है कविता में छंद के चरणों के अंत, जो लोग कविता लिखते हैं उसमें छंद जो लिखते हैं छंद, उनके चरणों के अंत में भी लगाया जाता है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। फिर दूसरा है अर्ध विराम। दोस्तों ये पूर्ण विराम है और ये अर्ध विराम है। अर्ध विराम का चिन्ह है एक बिंदी और एक अल्प विराम की तरह चिन्ह होता है। इसका प्रयोग जब पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ी कम समय के लिए रुका जाता है तब अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। दोस्तों जब पूर्ण विराम की तुलना में जब थोड़े कम समय के लिए रुका जाता है तो वहां पर होता है अर्ध विराम का प्रयोग। यानी कि पूर्ण विराम में थोड़ा ज्यादा समय के लिए रुका जाता है और अर्ध विराम में पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम समय के लिए रुका जाता है। इसका प्रयोग है संयुक्त वाक्यों में समानाधिकृत उपवाक्यों के बीच में। दोस्तों जो संयुक्त वाक्य होते हैं उनके उपवाक्यों के बीच में लगाया जाता है, यानी कि जहां पर वाक्य जोड़े जाते हैं उन उपवाक्यों के बीच में समानाधिकृत, यानी कि ये क्या है समान है उनको दर्शाने के लिए। जैसे रमन देर से सोकर उठा, पहला उपवाक्य रमन देर से सोकर उठा, फिर क्या लगाए अर्ध विराम, नहाकर उसने नाश्ता किया, दूसरा उपवाक्य फिर अर्ध विराम, अपनी साइकिल उठाई और चल दी। यहां वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम। यानी कि संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों में समानाधिकृत दिखाने के लिए लगाया जाता है इनके उपवाक्यों के बीच में। जैसे रमन देर से सोकर उठा अर्ध विराम, नहाकर उसने नाश्ता किया अर्ध विराम, अपनी साइकिल उठाई और चल दी। तो यहां पर पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग अर्ध विराम का
मिश्र तथा संयुक्त उपवाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने के वाले उपवाक्य के बीच, यानी कि दोस्तों जो संयुक्त उपवाक्य होते हैं और मिश्रित उपवाक्य होते हैं, जो संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, इन दोनों वाक्य में उपवाक्य होते हैं और इन उपवाक्यों के बीच में जब विपरीत अर्थ प्रकट किया जाता है तो लगाया जाता है अर्ध विराम। जैसे कि है, उसने उससे प्यार करता है और वह नफरत करता है, वह उससे प्यार करता है और वह नफरत करती है। तो इन दोनों उपवाक्यों के बीच में लगाया जाता है अर्ध विराम। जैसे वह उससे प्रेम करता है, तो यहां पर फिर अर्ध विराम, वह उससे नफरत और वह उससे नफरत करती है, यहाँ लगा क्या, और वह उससे नफरत करती है, यानी कि वह उससे प्रेम करता है और वह उससे नफरत करती है। इन दोनों, पहला चीज क्या है, प्रेम, और दूसरा नफरत, ये दोनों हैं अलग अलग, क्या दोनों अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, और इन दो उपवाक्य और इन उपवाक्यों के बीच में अर्धविराम लगाया जाता है। फिर है, किसी वाक्य में उदाहरण सूचक जैसे अथवा यथा के पहले, यानी कि दोस्तों किसी भी वाक्य में अगर उसमें उदाहरण देना हो तो जैसे और यथा लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि हम मान लो यहाँ पर जैसे हटा दिए, लिख दिए अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में तो यहाँ पर क्या लगेंगे, अर्धविराम लगा के इसलिए लिखेंगे जैसे लिखेंगे, तो फिर हम क्या उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे, संयुक्त वाक्य में समानाधिकृत उपवाक्यों के प्रयोग उपवाक्यों के बीच में, तो यहाँ पर अर्धविराम लगाकर ऐसे जैसे लिख लें और ये उदाहरण लिख दें। समझ रहे हैं ना, कि किसी वाक्य में उदाहरण सूचक जैसे अथवा यथा के पहले, यानी कि ये जैसे के पहले क्या, अगर हमें इस वाक्य के बाद जैसे लिखना है या यथा लिखना है तो हम यहाँ पहले अर्धविराम लगाएंगे फिर लिखेंगे। यह हो गया। फिर है चौथा है, मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य तथा कारणवाची क्रिया विशेषण के लिए। दोस्तों जो मिश्र उपवाक्य होता, हम लोग वाक्य के बारे में चर्चा किए हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं वाक्य के बारे में, वहां पर एकदम डिटेल में डिस्कस किया गया है मिश्र वाक्य, सरल और उपवाक्य। तो दोस्तों मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य, दोस्तों जो मिश्र वाक्य होता है इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य तथा कारणवाची क्रिया विशेषणों के बीच जो प्रधान उपवाक्य होता है और जो कारणवाची क्रिया विशेषण होता है उसके बीच में, जैसे कहते हैं इसमें, गीता के पिता ने बहुत प्रयत्न किया कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए। जैसे कहना है, गीता के पिता ने बहुत प्रयत्न किया कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए, परंतु ऐसा संभव ना हो पाया। तो यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हमें कारण बताना है क्योंकि वह अनपढ़ थी, यानी कहने का मतलब है कि गीता के पिता ने बहुत ज्यादा प्रयत्न किया कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए, परंतु ऐसा संभव ना हो सका। फिर यहां पर लगाएंगे लोग अर्धविराम, क्योंकि वह अनपढ़ है, क्योंकि लड़की क्या है, अनपढ़ है, तो क्योंकि के पहले हम लोग लगाते हैं अर्ध विराम। तो अर्ध विराम का प्रयोग कहां पर, पहला है संयुक्त वाक्य में समानाधिकृत उपवाक्यों के बीच में, जो संयुक्त वाक्य इसमें समानाधिकृत उपवाक्यों के बीच में। दूसरा मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में, जो मिश्र और संयुक्त वाक्य हैं उनके उपवाक्यों के बीच में जब क्या किया जाता है, विपरीत अर्थ प्रकट किया जाता है। तीसरा है, किसी वाक्य में
उदाहरण सूचक, अगर किसी वाक्य में क्या करना, उदाहरण देना है, जैसे यहाँ पर जैसे अथवा यथा, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि संयुक्त वाक्य में समानाधिकारी उपवाक्यों के बीच में, तो यहाँ पर हमें जैसे लिखना है, तो जैसे से पहले हम क्या लिख दिए, लगा दिए अर्ध विराम। फिर मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक तथा कारणवाची, जहां पर कारण बताया जाता है कि जो कारणवाची विशेषण बताया जाता है वहां पर प्रयोग होता है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं उपविराम और अल्प विराम का प्रयोग कहां कहां होता है। पहला था उपविराम। उपविराम का जो चिन्ह है ये 2 डैश है, ये होते हैं उपविराम के चिन्ह। जब किसी कथन को अलग अलग करके दिखाना हो तो वहां पर उपविराम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब दो कथन को अलग अलग करके दिखाना होता है तो वहां पर उपविराम का प्रयोग होता है। जैसे पहला प्रयोग है, प्रायः शीर्षकों में यह चिन्ह प्रयुक्त है। दोस्तों जो हमें शीर्षक दर्शाना होता है, शीर्षक किसी चीज का, तो वहां पर प्रयोग होता है। जैसे है दहेज प्रथा, सामाजिक कलंक। जैसे है दहेज प्रथा, फिर हम कर रहे हैं सामाजिक कलंक। दहेज प्रथा है अलग चीज है, सामाजिक कलंक, क्या इन दोनों को अलग अलग दर्शा रहे हैं। ये क्या शीर्षक है, दहेज प्रथा, सामाजिक कलंक, यहाँ बीच में उपविराम। गणतंत्र दिवस, फिर उपविराम और 26 जनवरी। जैसे लिखते हैं प्रदूषण, वर्तमान समस्या, प्रदूषण, फिर उपविराम, फिर समस्या। तो दोस्तों जब हम लोग शीर्षक दर्शाते हैं तो वहां पर भी प्रयोग होता है उपविराम का। उपविराम को दोस्तों अपूर्ण, यानी कि होता है ना पूर्ण विराम, ये होता है अपूर्ण विराम। फिर निर्देश देने के लिए दूसरा प्रयोग होता है इसका, निर्देश देने के लिए। जैसे प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास है ना, प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, गबन और गोदान। किसी चीज का मतलब किसी व्यक्ति का, किसी का पूरा बारे में लिखना हो, जैसे यहाँ लिख दिए हैं प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, गबन और गोदान। तो यहाँ पर बीच में क्या कर दिए उपविराम, और इनके जितने उपन्यास लिखे थे उसको हम लोग लिख दिए। तो पहला है शीर्षक में और दूसरा निर्देश देने में। फिर है चौथा अल्प विराम। वाक्य के मध्य में जब अर्ध विराम की अपेक्षा कुछ कम समय के लिए रुका जाता है तो वहां पर होता है अल्प विराम। दोस्तों एक होता है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम में थोड़ा ज्यादा समय के लिए रुकते हैं। फिर तो अर्ध विराम, अर्ध विराम में पूर्ण विराम से थोड़ा कम। और अल्प विराम, अल्प विराम में होता है अर्ध विराम से थोड़ा कम समय के लिए रुका जाता है। इसका पहला प्रयोग है, किसी वाक्य में 2 या 2 से ज्यादा समान पद वाले शब्दों या पदबंधों को पृथक प्रदर्शित करने के लिए। दोस्तों किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पद वाले शब्दों या पदबंधों को अलग अलग जब किया जाता है तो वहां, जैसे मनुष्य के दांत उजले, पहला चीज मनुष्य के दांत उजले हो सकते हैं, पीले, अगर उजले जगह पर क्या लिखना, पीले लिखना, तो उजले पीले, लंबे मोटे होते हैं। क्या तो उजले लिख दें या पीले या लंबे या मोटे, तो क्या समान पदबंध है, यानी कि समान शब्द वाले हैं। क्या मनुष्य पीले हो सकते हैं, उजले हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, लंबे और मोटे भी हो सकते हैं। तो यहाँ भी अल्प विराम लगाया जाता है अलग अलग करने के लिए। अगर इस तरह लिख दें मनुष्य दांत उजले पीले लंबे मोटे, तो क्या एक ही व्यक्ति का दांत पीला उजला भी हो जाएगा, पीला भी हो जाएगा, लंबा भी, मोटा, ऐसा तो नहीं होगा। या तो उजला होगा या पीला होगा, या लंबा होगा मोटा होगा, तो हो सकता है इसमें या तो इसका उजला होगा या पीला होगा। नहीं इस नहीं कि उजले पीले लंबे एक ही मनुष्य के दांत नहीं हो सकते हैं। तो इसको क्या अलग अलग करने के लिए। फिर हाँ नहीं के उपरांत, जैसे कोई प्रश्न पूछा तुमने खाना खा लिया, तो क्या बोला जी हाँ, जी हाँ मैंने खाना खा लिया। तो या हाँ या नहीं के उपरांत, फिर क्या अगर तुमने खाना नहीं खाया, जी नहीं खाना, मैंने खाना नहीं खाया, तो जी हाँ के बाद मैंने या खाना खाया, या जी नहीं मैंने भी खाना नहीं खाया। तो यहाँ क्या जी हाँ मतलब हाँ या नहीं के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। फिर है उपाधियों को पृथक करने,
जो से किसी को उपाधियां हैं, कोई बीए भी किया है, एमए भी किया है, बीएड किया है, पीएचडी किया है, तो क्या होता है एमए बीएड, एमए लिखेगा या एमए के बाद बीएड लिख देगा, तो बीएड नहीं लिखा जो एमए किया है, तो क्या डिग्रियों को अलग अलग करने के लिए एमए, बीए, बीएड, पीएचडी, इन सब को क्या अलग अलग दर्शाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यही 4 इंपॉर्टेंट थे, बाकी हम सभी 20 चिन्हों के बारे में डिस्कस किया है। तो बाकी वैसे तो चिन्ह नहीं पूछा जाता कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर है, कभी कभी थोड़े बड़े एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि कहाँ पर किसका प्रयोग होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।